लेक्चर नंबर 61, चैप्टर 13 निकालें। जी चैप्टर नंबर कौन सा? 13। भाई वो ला के समय इधर रख दो ना, फिर देखेंगे, ब्रेक को लेंगे बीच में। किधर है चैप्टर 13? आज तो हमने न्यूमेरिकल भी करवाना है ना, हम आपको बताया था। ओके, कम ऑन पेज 333। एग्जेम्पशंस अंडर फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट लिखें। बाहर के मुल्क, क्या क्या चाहिए? कुछ चाहिए? पीछे दे, क्लास हो रही है। लिखें, बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें। बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। तो इसकी हेडिंग बताएं क्या बनेगी? एग्जेम्पशन अंडर फॉरेन, बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें। बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आकर इन्वेस्टमेंट करें, तो यही हेडिंग है सेक्शन की। बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें तो उनकी इनकम्स हम माफ करेंगे। तो उनकी इनकम्स हम माफ करेंगे। अच्छा जी, निकालें, पेज नंबर 333 पे है ये बातें। ये थोड़ी देर पढ़ के फिर हम न्यूमेरिकल शुरू करेंगे, तो 4:45 का बता दें, जिसने आपको लेने आना है, रिक्शे वाले अंकल को बता दें। अच्छा भाई इधर देखें, इधर देखें, 4:45, 4:45। जो लेट आए हैं वो मेरी बात पहले सुन लें, मैं उनको बात सुनाने लगा हूं आज। जो लेट आए हैं वो इधर देख लें, बाद में फिर नोट भी कर लीजिएगा। जो मैंने उर्दू का फिक्रा लिखवाया है कि बाहर के, हाँ जी भाई, मैंने उर्दू का, आवाज थोड़ी है, मैंने उर्दू में फिक्रा लिखवाया है कि बाहर के मुल्क वाले अगर पाकिस्तान में आके इन्वेस्टमेंट करें, बाहर के मुल्क वाले पाकिस्तान में आके कोई प्लांट वगैरह खरीद के करें, तो उसे क्या कहेंगे? बोलें फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, फिलहाल आप यहां से पढ़ना शुरू करें। प्रेजेंटली छोड़ दें इसको, बाद में बता दीजिएगा। प्रेजेंटली इस वक्त रिकोडिक प्रोजेक्ट है बलूचिस्तान के सूबे में। इसने एक रिकोडी माइनिंग प्राइवेट कंपनी बनाई हुई है जो बलूचिस्तान में क्या निकाल रही है? जल्दी बोले ना। इंक्लूडिंग रिकोडिक माइनिंग, यानी कि माइनिंग, वो कान से कोयला निकाल रही है। Presently, the Recodic project in province of Balochistan, including the Recodic Mining Private Limited and its associated companies, have been listed in the first schedule of FIPPA as qualified investments. इनको क्या नाम दे दिया गया? बोले क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। अच्छा जी, जो लेट आए हैं बस इधर एक फिक्रा सुन लें। बलूचिस्तान के इलाके में बाहर के मुल्क से कुछ लोग आए हुए हैं और वो कोयला निकाल रहे हैं। हम उनको क्या देने लगे हैं? बेनिफिट। जल्दी खोलें पेज नंबर। बलूचिस्तान के इलाके में बोलें बाहर के मुल्क से कुछ लोग आए हुए हैं, मेरी बात सुने साथ साथ, और वो क्या निकाल रहे हैं? कोयला। तो उनकी, जो बाहर के मुल्क वालों ने आके पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उस इन्वेस्टमेंट को हम क्या करने लगे हैं? माफ करने लगे हैं। क्योंकि वो पाकिस्तान में आए हैं तो जो इनकम कमाएंगे पाकिस्तान में उसे हम माफ करने लगे हैं। एक कानून बने इसके लिए, उस कानून का नाम जो है वो सुन लें। कानून का नाम देखें इधर जरा, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन भी और प्रोटेक्शन भी। तो बोले फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट was passed with a view to encourage and protect
लार्ज स्केल फ्रॉम फॉरेनर्स, ताकि लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट फॉरेनर्स करके करें इधर आके। यह कानून इसलिए बना था, फेडरल गवर्नमेंट ने बता दिया हुआ है क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट क्या होती है। एक नया लफ्ज इंट्रोड्यूस हुआ, 3 लफ्ज अभी तक जो है वो हमने इंट्रोड्यूस करने हैं। एक हमने कानून का नाम देखा, एक हमने क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट देखी, और इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंसेंटिव। अब इन 3 लफ्जों का मतलब बताएं। एक मिनट जरा इधर देखें, इन 3 लफ्जों का मतलब बताएं। कानून का नाम क्या है? बाहर के मुल्कों से लोग आके इन्वेस्टमेंट करें, हम इसको प्रोमोट और प्रोटेक्ट करेंगे। अगर वो इन्वेस्टमेंट करेंगे, उनकी इन्वेस्टमेंट का नाम होगा क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, यानी क्वालिफाई कर गई है इस काबिल कि आपकी इनकम्स माफ करें। फिर जो लोग क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में करेंगे, होगी बात, चलें इधर देखें, जो लोग क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करेंगे उनको हम इन्वेस्टमेंट करने पे थोड़े से इंसेंटिव्स देंगे। ये एक कानून है जो पास हुआ था इस मकसद से कि बाहर के मुल्कों की इन्वेस्टमेंट्स को प्रोटेक्ट करें। फेडरल गवर्नमेंट ने बता दिया हुआ है क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट का मतलब है कोई भी इन्वेस्टमेंट, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री या कोई भी प्रोजेक्ट। लेकिन अभी इस वक्त तक सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रेजेंटली द रिकोडिक प्रोजेक्ट इन, नाम है उसका रिकोडिक प्रोजेक्ट इन प्रोविंस ऑफ, इंक्लूडिंग रिकोडिक माइनिंग कंपनी और उसकी जानने वाली कंपनीज हैव बीन लिस्टेड इन द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ FIPPA। इस लॉ के भी शेड्यूल होंगे ना, एज क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। सो टेल मी द एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। रिकोडिक प्रोजेक्ट इन प्रोविंस ऑफ बलोचिस्तान, इट इज एन एग्जांपल ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट। आगे चलें। असर का टाइम आज 4:45 तक है ना, किसी को पढ़नी हो तो मैं क्लास के एंड पे फिर जल्दी। द FIPPA defines the term investment incentive to include, investment incentive में क्या आएगा? To include exemptions, बोले from काट दें, exemptions and concessions, exemptions and concessions and रहने दें, exemptions and concessions in the rates। तो बताएं, बाहर के मुल्क से कोई भी इन्वेस्टमेंट करने आए तो हम उसे कैसे इंसेंटिव दे सकते हैं? बाय इंक्लूडिंग exemptions and concessions in the rates of any federal tax, कोई भी, खाली इनकम टैक्स नहीं, any provincial tax, any federal, any provincial or any local। क्या? We will exempt him any federal tax, any local tax, एनी, कोई भी टैक्स, लेवी, फीस एंड सेसेस, टैक्स होते हैं, माफ कर देंगे उसे। किस हद तक? एज मे बी म्यूचुअली एग्रीड इन द इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बिटवीन, किस किस के दरमियान एग्रीमेंट होगा? इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टर लिख लेना, एंड अ कंसर्न गवर्नमेंट। कंसर्न गवर्नमेंट कौन सी होगी? कभी फेडरल होगी, कभी प्रोविंशियल होगी। उनके दरमियान मुआहिदा हो जाएगा कि आप हमारे बलूचिस्तान में आए, हम आपकी इनकम्स माफ करेंगे। चलें जी, बात तो ऑलमोस्ट यहां तक खत्म होगी। अगले सफे पे इंसेंटिव्स ही बताए हुए हैं। इधर देखें, एक कानून बना है इस मकसद से कि बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स पाकिस्तान में हों। इन्वेस्टमेंट कौन कौन सी बड़ी बड़ी समझी जाएंगी? कहते हैं वो सेक्टर्स के मैं आपको नाम नहीं बता रहा फिलहाल, कोई भी सेक्टर, कोई भी इंडस्ट्री में कर दूंगा। प्रेजेंटली सिर्फ एक सेक्टर है जो माइनिंग का काम कर रहा है, उनकी हमने इनकम्स माफ की हैं। ये कानून डिफाइन करता है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव को, जिसमें माफ भी कर देगी गवर्नमेंट या रेट्स को क्या क्या कर देगी? रिड्यूस। कोई भी फेडरल टैक्स, कोई भी प्रोविंशियल टैक्स या कोई भी लोकल टैक्स, जैसे कि एग्री होगा बिटवीन द फॉरेन इन्वेस्टर एंड कंसर्न गवर्नमेंट। उस कानून में जो इनकम टैक्स माफ था वो हमने अपने लॉ के सेक्शन 44A में कॉपी पेस्ट कर दिया उस कानून में।
इस कानून में जो इनकम टैक्स से रिलेटेड एग्जेम्पशंस थी वो हमने इस सेक्शन में डाल दी हैं। ऑल इनकम टैक्स कंसेशंस आर नाउ इनकॉर्पोरेटेड इन इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम FIPPA। इन फ्रॉम के बाद बोले इन किसमें, उस लॉ से उठा के हमने इस लॉ में डाल दी है ताकि इनकम टैक्स वालों को भी पता चल जाए ये बातें। तो उस लॉ से इस लॉ में चीजें कॉपी पेस्ट हो गई हैं। द फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द रेट and in the manner specified in फला second and third schedule of FIPPA. Taxes on incomes, advance taxes, withholding taxes, minimum and final taxes under income tax ordinance in respect of qualified investment. Following shall be माफ। एडवांस टैक्स भी आपने नहीं देना, कैपिटल गेन्स पे भी टैक्स नहीं देना, आपका टैक्स हम काटेंगे भी नहीं, आपने सेल का 1.25% भी नहीं देना, आपने डिविडेंड का 15% भी नहीं देना। इन रिस्पेक्ट ऑफ अगर क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट हुई हुई है तो बोले मेन लाइन क्या है, फॉलोइंग शेल बी माफ। या तो माफ हो जाएंगे, अगर माफ ना करने हुए हमने तो फिर क्या करेंगे, subject to tax at the rate specified in the FIPPA, specified in the FIPPA। ज्यादा चीजें ना याद किया करें, बस काट हाईलाइट किया हुआ हाईलाइट करें, सर्कल लगाया हुआ सर्कल लगाएं और उसके बाद काट दिया जो मैंने वो आप काट दें। बोले जी क्या क्या माफ हो रहा है या उस पर कम रेट लग रहा है। सब्जेक्ट टू टैक्स एट अ रेट, सब्जेक्ट टू टैक्स मतलब टैक्स लगेगा, लेकिन ऑब्वियसली किस किस रेट पे टैक्स लगेगा, लो रेट के ऊपर। हो सकता है मैं माफ कर दूं, बोले बोले या उस पे लगाऊं टैक्स बट एट अ रेट स्पेसिफाइड इन फला कानून। क्या क्या चीजें माफ करेंगे बोले, टैक्सेस ऑन इनकम माफ कर देंगे, विदहोल्डिंग टैक्स माफ कर देंगे या रेट कम कर देंगे, डिविडेंड का रेट हो सकता है 2% कर दें, 15% है, हमारी मर्जी। ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयरहोल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट, ये तो बाहर के मुल्कों में होंगे ना, ऑल इन्वेस्टर्स एंड शेयर होल्डर्स ऑफ क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट्स या उनके जानने वाली कंपनीज जो कि स्पेसिफाई हैं इन द FIPPA, including third party lenders on account of any loan। third party lenders कौन से हो सकते हैं, banks on account of loan given by बोले 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 given by bank to रिकोडिक। मिसाल के तौर पे हमारी मिसाल से ही लिख रहे हैं ना, रिकोडिक, क्वालिफाइड इन्वेस्टमेंट लिखूंगा आपको मुश्किल लगेगा। रिकोडिक को जो बैंक ने लोन दिया हुआ है, हो सकता है उस बैंक की इनकम भी हम माफ कर दें, बैंक को भी छूट दे दें थोड़ी बहुत ही। आमतौर पे बैंक्स की इनकम तो माफ नहीं होती क्योंकि बैंक्स के तो और बड़े कारोबार होते हैं, तो कई दफा कोई इक्का दुक्का बंदा खुद आगे बढ़ के इनको लोन दे देता है, फिर गवर्नमेंट कहती है चलो तुम्हारी इनकम माफ कर देंगे। बहरहाल ये कोई हार्ड एंड फास्ट चीजें नहीं है, मतलब एग्जाम भी हो सकती हैं, कम रेट भी लग सकता है। ये कोई ऐसे नहीं है कि आप जी क्या हो रहा है आजकल, मैं क्या बताऊं क्या हो रहा है, वो तो इसने दोनों बातें लिख दी हैं, तो याद कर लें जी। फॉलोइंग शैल बी एग्जेम्प्टेड और सब्जेक्ट टू टैक्स एट द and in the manner specified in FIPPA, incomes maaf, withholding tax maaf, minimum tax maaf, and all investors and shareholders of qualified investment उनकी इनकम्स भी माफ हैं और उनके जानने वालों की इनकम्स भी, और उनको जिन्होंने लोन दिया है, यानी कि उनको जिन्होंने लोन दिया है तो उन लोन देने वालों की इनकम भी माफ है। इन रिस्पेक्ट ऑफ पर्संस मेंशन्ड इन सबसेक्शन 1 and 2, provisions relating to anti-avoidance,
प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस शैल नॉट अप्लाई। अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स बचाना। अवॉइडेंस क्या होता है? टैक्स बचाना। ये काट दिया आप लोगों ने? भाई ये तो बहुत खुशी की बात है। एंटी अवॉइडेंस शेल नॉट अप्लाई। लॉ में एक जगह लिखा हुआ है टैक्स अवॉइड करना पसंदीदा नहीं है। बोले अवॉइड करना अच्छी बात है या अवॉइड करना बुरी बात है? बुरी बात है। टैक्स अवॉइड करना कोई अच्छी बात नहीं है। अवॉइड, एक मिनट, ये काटना नहीं है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइडेंस शेल अप्लाई। अवॉइड ना करना तुम लोगों पे लगेगा। इससे तो परेशान हो जाते। टैक्स अवॉइड नहीं करना, टैक्स अवॉइड नहीं करना, ये रूल तुम लोगों पे लगेगा। लेकिन हम क्या कह रहे हैं? अवॉइड ना करना नहीं लगेगा। तो इसका मतलब है तुम लोग अगर चाहो तो टैक्स भी पाकिस्तान में अवॉइड करने के कोई तरीके निकाल लो। टैक्स अवॉइड करने के तरीके लोग लॉ में गलतियां पकड़ के निकालते हैं। कई लॉ में गलतियां होती हैं, वो गलतियां पकड़ के तरीके निकालते हैं टैक्स अवॉइड करने के। वो फिर लंबी बहसें होती हैं, वो हमारे स्कोप की नहीं है। तो लॉ में गलतियां लोग पकड़ के जो है वो टैक्स अवॉइड करने के तरीके निकाले होते हैं लोगों ने। तो अगर ये लिखा होता तो ये तो बड़ी खतरनाक बात थी। फोकस करके पढ़ें, ये खतरनाक बात है। प्रोविजंस रिलेटिंग टू टैक्स बचाना शेल अप्लाई। तुम लोग टैक्स नहीं बचा सकते। एंटी अवॉइडेंस होता है टैक्स ना बचाना। तो टैक्स बचाना, एंटी प्रोविजंस रिलेटिंग टू एंटी अवॉइड क्या होता है? अवॉइड का मतलब क्या है? बचाना। और एंटी अवॉइडेंस क्या होता है? तो टैक्स ना बचाना तुम पर लगेगा। लेकिन ये नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ है? टैक्स ना बचाना तुम पर नहीं लगेगा। अब लिख लें उर्दू में, टैक्स ना बचाना तुम पर नहीं लगेगा। अब इंग्लिश का फिक्र आपने याद करना है, मैं तो इतना सही करवा सकता था। टैक्स ना बचाना तुम पर नहीं लगेगा। कंक्लूजन क्या निकला है? बचा सकते हो। टैक्स ना बचाना जो भी हो, टैक्स ना बचाना तुम पर नहीं लगेगा इज इक्वल टू लिख लें, यानी तुम टैक्स बचा सकते हो। और आखिरी बात आसान सी पढ़ लें। डेप्शन वगैरह के रेट तुम्हारे लिए कितने सालों के लिए हैं? 30 सालों के लिए। असल में डेप्शन के रेट, इनिशियल अलाउंस के रेट चेंज होते रहते हैं। हमने जब सीए शुरू किया था, इनिशियल अलाउंस का रेट था 75%, फिर इनिशियल अलाउंस का रेट हो गया था 50%। आजकल इनिशियल अलाउंस का क्या रेट है? और कल कल को अगर 10% हो गया तो लोग तो रोएंगे फिर। लेकिन इन लोगों के लिए क्या रूल है? जो रेट 20 मार्च 22 को गवर्नमेंट ने अनाउंस किए थे, वही रेट इनके लिए कितने साल चलते रहेंगे? 30 साल। तो अगर आज के बाद 20 साल बाद रेट चेंज भी हो गए तो क्या इनके लिए भी चेंज होंगे या इनके लिए वही रेट होंगे? अब इस चैप्टर के कुछ थ्योरी के सवाल हैं, वो इंशाल्लाह हम करेंगे। फिलहाल आप हजरात जो है, मैंने जो कल एक मसला खड़ा किया था उसको जो है वो खोलें, उसको करते हैं। और ये कल सुबह आके मुझे याद कराने, ये रिवाइज कर लेंगे। ये कोई ऐसी आसान सी चीज़ है, इतनी मुश्किल है भी नहीं। क्या मतलब सैटरडे है कल भाई? सैटरडे फिर मंडे ट्यूसडे और अगले सैटरडे को क्लासेस हैं। अच्छा जी, नहीं 9:40 पे नहीं। अच्छा वो खोलें आप, अल्लाह आपको भला करे। क्या कहते हैं चैप्टर? अदर सोर्स, अदर सोर्स का चैप्टर खोलें। क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर बताएं। 286।
288 है भाई। एक चीज हम आपको पहली दफा बता रहे हैं, ये आपने अपने तक नहीं रखनी, ये आप लोगों ने जो आज घर बैठे हैं उनको भी बता देनी है। कामरान रिसीव्ड द फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन 1 सितंबर 2010। कामरान ने 1 सितंबर 2010 को ये गिफ्ट्स लिए, गिफ्ट मिला। एंड द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट, पहला गिफ्ट किससे मिला? फ्रेंड से, और दूसरा गिफ्ट सिस्टर से। कामरान रिसीव्ड फॉलोइंग गिफ्ट्स ऑन 1 सितंबर 2010 एंड द फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट, एंड फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट, फेयर वैल्यू ऑन दिस डेट वॉज 2.5 लाख रुपए एंड 3 लाख रुपए। बॉट बाय फ्रेंड फॉर 210, फ्रेंड ने अपने लिए कितने का लिया था? बॉट बाय सिस्टर फॉर, यहां तक बात समझ आ गई? ही सोल्ड बोथ ऑन 31 मार्च 11, सोल्ड बोथ ऑन 31 मार्च 11, 31 मार्च 11 को इसने ये दोनों के दोनों क्या कर दिए? बेच दिए। ये कितने का बेचा? 290 का। ये कितने का बेचा? 310 का। यहां तक मैं आपको भी डेटा नोट करने का अपने रजिस्टर पर टाइम दूंगा, लेकिन मेरा सवाल आपसे वहीं पे है कि अच्छा जी, मेरा सवाल आपसे यहीं पे है कि पहले सवाल समझ लें। कामरान को मिला, मिला या बेच दिया? मिला। कामरान को मिला गिफ्ट 1 सितंबर 10 को, 2.5 लाख फेयर वैल्यू है, 2.5 लाख वाली चीज और 3 लाख वाली चीज। लेकिन फ्रेंड ने अपने लिए कितने, इसकी डेट नहीं दी उसने, खैर है चले, फ्रेंड ने अपने लिए कितने की ली थी? 210। और सिस्टर ने अपने लिए, इसने इन दोनों गिफ्ट्स को चुप करके बेच दिया, क्योंकि फ्रेंड और सिस्टर को पता चलता तो उनको बुरा लगता, तो इन्हें चुप करके इन दोनों चीजों को बेच दिया। इसको कितने का बेचा? 290 की ये चीज बेच दी, और ये कितने की बेची? 310 की। अच्छा, अब पहले मुझे ये बता दें, इसी तरह पेपर में आप लोगों ने किया करना है, यहां हाथ रख लिया करना है। अगर वर्किंग में ये डेटा नोट कर लिया ना तो यहां हाथ रख लिया करना है। पहले मुझे ये बता दें कि 2 इवेंट हुए हैं, मुफ्त में चीज मिली, 2 इवेंट हुए ना, और बाद में मैंने बेची। मुफ्त में मिलना भी जरा देखना पड़ेगा क्या करना है, और आगे अगले ने अपने लिए खरीदी हुई थी, लेकिन मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मुझे मिली और मिली हुई चीज मैंने आगे बेच दी। अब मुझे यह बताएं आप कि ये कौन सा दिन है मिलने का? 1 सितंबर 10। अभी नोट ना करें, ये किस टैक्स ईयर में है? 2011 में। किसी को पता हो चीज का मिलना कहां जाता है? इनकम फ्रॉम, अगर चीज मिले अनजान बंदे से, ओहो इसको नहीं देखना होता, जाने दें यार, ये कहां की बातें करे, ये तो अदर सोर्स का चैप्टर था ना। अदर सोर्स के चैप्टर में तो ये बिल्कुल भी नहीं देखना होता कि अगलों ने कितने का खरीदा था, इतना तो ना करें। अदर सोर्स के चैप्टर में तो बस क्या देखना होता है, मुझे 2.5 लाख वाली चीज मुफ्त में मिल गई, मुझे 2.5 लाख वाली चीज, तो फ्रेंड वाला कितना इनकम में जाएगा? क्योंकि ये किससे मिला है? रिलेटिव से, और नॉन रिलेटिव से, नॉन रिलेटिव से, इसलिए अदर सोर्स में चला गया। और सिस्टर वाला किससे मिले? रिलेटिव से, क्योंकि रिलेटिव से मिला है इसलिए ये मिलना ऐड नहीं करेंगे। डन। अब क्या डिस्कस होगा इनका? बिकना। बिकना कैसे डिस्कस होगा? डिस, फ्रेंड मिला नहीं, फ्रेंड नहीं मिला,
क्या मिली? ज्वेलरी मिली। और सिस्टर से क्या मिली? पेंटिंग मिली। चिली मिली नहीं होती उस तरह की। डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी और डिस्पोजल ऑफ पेंटिंग, A माइनस बी एंड A माइनस बी। यहां तक नोट करें। एक काला किस तरह गायब करा मैं? ये आए, सॉरी। ये डेटा है और ये सॉल्यूशन है। ज्वेलरी मिली और पेंटिंग मिली। बॉटल डालें। ये ले। वो उधर पड़ा हुआ है, वो ले लेंगे। ग्लास ग्लास। हाँ लेकिन इसको इधर हाथ लगा दिया तो होंठ लगाने होंगे आपने। अच्छा, सफाई का ख्याल रखें। नहीं मेरे हाथ धुले हुए होने चाहिए, मेरे हो जाए। ओके वो अच्छा भाई, अब मुझे ये बताएं कि मिलना कहां जाता है? मिलना अदर सोर्स में। मिलना कहां जाता है? अदर सोर्स में। ओके, अब आप हजरात बेचें ज्वेलरी को। ज्वेलरी सोल्ड और पेंटिंग सोल्ड। A माइनस बी और पेंटिंग सोल्ड A माइनस बी। किसी को याद हो कि इसमें से ये माइनस करते होते थे? हम देखते थे इसके हाथों में कॉस्ट के। ये बात कितने लोगों को याद है? इसमें से ये माइनस करते होते थे। बोलें कंसिडरेशन और कॉस्ट। जवाब 25। लेकिन भाई आज पहली दफा मैंने क्लास में ऐसा सवाल कराने लगा हूं, पहली दफा जानबूझ के। आज तक जितने सवाल थे सिस्टर, मदर, फादर से मिली हुई चीजें बेचते थे। जानबूझ के मैंने कोई ऐसा सवाल नहीं डाला था आज तक कि फ्रेंड से मिली हुई चीज बेचें। तो रूल सुन लें, अगर किसी गैर रिश्तेदार से मिली हुई आप चीज बेच दें, सुनिएगा, फिर आप इसमें से ये माइनस कीजिएगा, इसमें से ये किया था, इसमें से ये कीजिएगा। लॉजिक इसकी, ऑलरेडी ये 250 उसकी इनकम में जा चुका है, पहले ही बहुत उसको आप तंग कर चुके हो, तो अब इसमें से ये, बहरहाल ये नहीं देखना कौन सी फिक्र ज्यादा है कौन सी कम है, रूल सुन लें। तो आप बता दें, इसमें से ये माइनस किया करेंगे अगर रिश्ते
ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये आप लोग ऐसे ना देखें, ये पुराना कॉन्सेप्ट है। और इसमें से ये माइनस किया करेंगे अगर चीजें किससे मिलें, किससे मिलें, नॉन रिलेटिव से। बोले माइनस 250, जवाब 40। टोटल्स कर दें क्या माय डियर, वो टोटल्स बस ग्रैंड टोटल कर दें। आई कैप ने बुलाया हुआ था क्या? अच्छा, मैंने आई कैप ने बुलाया, इतना जरूरी काम कोई होगा। ये सब बताते हैं दोबारा। ओके डन। बिकना, आप बताएं कितने लोगों को भाई याद रह जाएगी जरा, ठीक है। तो अगर रिश्तेदार से मिले तो कंसिडरेशन माइनस रिश्तेदार वाली कॉस्ट, लेकिन अगर इधर है तो कंसिडरेशन माइनस फेयर वैल्यू। थोड़ा पानी मैंने गिराया इंटेंशनली इधर, वो जरा साफ करवा लीजिएगा बाद में। ओके डन जी। अब आप हजरात जो है बस इस एग्जाम्पल को इधर दोबारा कर लीजिएगा, इंशाल्लाह इसकी रिवीजन तो हो ही जाया करेगी। तो जो अजीब सी सिर्फ बात है उसको हाईलाइट कर लें, जिसके लिए हमने ये सारा सवाल किया है। और एक भी चीज हाईलाइट ना कीजिएगा जालिमों, एक भी चीज हाईलाइट ना कीजिएगा, क्योंकि और कोई नई चीज है ही नहीं इस पूरे सवाल में। अगर मैं ये सवाल आपको ना कराता तो आप पेपर में क्या करके आते, 250 की जगह 210 माइनस कराते बस। तो इसको हाईलाइट करो। अच्छा जी, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, वैसे जरा पुरानी बातें भी रिवाइज हो जाएंगी। बता दें गिफ्ट्स का मिलना कहां जाता है, ये जरा आज बता दें, रिवाइज हो जाए। गिफ्ट्स का मिलना अदर सोर्स में, फिर वो अगर नॉन रिलेटिव अदर सोर्स में जाना नहीं जाना वो देख लिया करेंगे। फिर गिफ्ट्स का मिलना अदर सोर्स में जाता है, और फिर जब बिक जाए, अगर वो कैपिटल एसेट है, अगर वो कोई गाड़ी मिली हुई है बिक जाए तो गाड़ी तो कहीं भी नहीं जाएगी, गाड़ी तो कहीं भी नहीं जाएगी। अगर वो कैपिटल, तो फिर उनका बिकना कहां जाएगा, कैपिटल गेन के चैप्टर में। चलें जी, अब मुझे बताएं मुझे मिला कब था, मिला 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 भी हमारे साल, ये भी देखना होता है ना, मिला भी हमारे साल, और बिका, बिका भी हमारे साल। अब बोले मिलना तो सिर्फ ये देखा जाएगा ना, मिलने में ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, ये भी नहीं देखना, मिलने में सिर्फ ये देखना है मिला, ये डाल दें अदर सोर्स में, ये ना डालें। और जब मिला हुआ बिक गया तो कंसिडरेशन माइनस हिस्टोरिकल कॉस्ट, कंसिडरेशन माइनस एंड कंसिडरेशन माइनस ये वाली। नहीं वो कर लेंगे डिस्कस। अच्छा अब मुझे आप चैप्टर 16 निकालें जरा, चैप्टर 16। ये लो चैप्टर 16। नहीं बैग में डालने वाला सीन नहीं है कोई, इधर बैग में डाल ले। पेज नंबर 443, रिकॉर्ड्स। रिकॉर्ड्स, हर टैक्स पेयर, बोले रिकॉर्ड्स कहां रखेगा, अकाउंट्स डॉक्यूमेंट्स और रिकॉर्ड्स पाकिस्तान में। हर टैक्स पेयर ये रिकॉर्ड्स कहां संभाल के रखेगा, पाकिस्तान में। आप थर्ड लास्ट रो में बातें कर लें, बातें खत्म हो जाए फिर मुझे बता दीजिएगा, मैं भी पढ़ा लूंगा। पॉइंट नंबर 2 यार हाथ होती है, बस कर देना। कमिश्नर में
डिसअलाउ डिडक्शन इफ द टैक्स पेयर डू नॉट प्रोवाइड द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन। लिखें, रिपेयर का बिल गुम हो गया, रिपेयर का बिल गुम हो गया तो कमिश्नर रिपेयर को डिसअलाउ कर देगा। रिपेयर एक्सपेंस का बिल गुम हो गया, बिजनेस में तो पूरी रिपेयर माइनस होती है ना, ये रिकॉर्ड्स तो सारे चैप्टर्स के लिए हैं। कहीं भी रिपेयर का बिल गुम हो गया, कहीं भी, तो वो डिसअलाउ। रिपेयर अलाउंस तो वो प्रॉपर्टी के चैप्टर में तो अलग बात है ना, वो तो वहां भी एक जगह पहले भी लिखा हुआ था। चलें आगे, रिपेयर का बिल गुम हो गया तो क्या होगा, कमिश्नर खर्चा डिसअलाउ कर देगा, कमिश्नर खर्चे को क्या कर देगा, डिसअलाउ। आगे चलें, अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स कितने सालों तक संभाल के रखने हैं, 6 सालों तक। कितने सालों तक संभाल के रखने हैं, आफ्टर द एंड ऑफ द ईयर टू विच दे रिलेट। तो बताएं जी, 30 जून 15 के रिकॉर्ड कब तक संभाल के रखने हैं, 30 जून 21 तक, 16, 17, 18, 19, 20, 21। The accounts and documents shall be maintained for 6 years after the end of the year to which they relate। लिखें, 30 जून 15 के रिकॉर्ड 30 जून 21 तक संभाल के रखने हैं। दूसरा कार्ड मंगवा लो। In case a proceeding is pending, प्रोसीडिंग क्या होती है, कोर्ट केस। अगर मामला कोर्ट में चला गया तो फिर 6 साल संभाल के रखेंगे या जब तक फैसला आए, जब तक फैसला आए, टिल द फाइनल डिसीजन। एक्सप्लेनेशन, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, पेंडू प्रोसीडिंग्स नहीं, पेंडिंग प्रोसीडिंग्स। पेंडिंग प्रोसीडिंग्स इंक्लूड प्रोसीडिंग्स फॉर असेसमेंट। असेसमेंट क्या होता है, टैक्स वाले आपको क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, असेस कर रहे हैं। अपील क्या होता है पता है ना, अपील आपने कोर्ट में अपील कर दी है उनके खिलाफ। एंड एनी प्रोसीडिंग, कोई भी केस, प्रोसीडिंग से मुराद और कोई भी केस बिफोर ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। इस कमेटी में कौन कौन बैठते हैं हम कहां पढ़ेंगे, चैप्टर 15 में। चैप्टर 15 में हम पढ़ेंगे ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। से लफ्ज से आपको वादे पता चल गया। इस कमेटी का क्या काम हुआ करेगा, कमिश्नर कहा करेगा इतना टैक्स दो, टैक्स पेयर कहेगा मैंने टैक्स नहीं देना, तो मसला कौन हल किया करेगा, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी। आगे चलें, अगर आपके बाहर के मुल्क में एसेट्स हैं, लंदन में फ्लैट्स हैं या कहीं भी कोई भी आपके एसेट्स हैं बाहर के मुल्क में, तो फिर आपने रिकॉर्ड 6 साल तक संभाल के नहीं रखने, फिर आपने रिकॉर्ड हमेशा के लिए संभाल के रखने हैं। रिकॉर्ड्स पता क्या होते हैं, रिकॉर्ड्स अभी हम पढ़ेंगे। रिकॉर्ड्स होते हैं आपके क्या कहते हैं, बिजली के बिल, कैश बुक, जनरल लेजर, वाउचर्स, एक्सपेंसेस के सबूत, ये रिकॉर्ड्स होते हैं। तो रिकॉर्ड्स आपने बोले कब तक संभाल के रखने हैं, ट्रायल वगैरह, पीएनएल वगैरह, बैलेंस शीट वगैरह, कितने सालों तक। द टाइम लिमिट ऑफ 6 years इज नॉट एप्लीकेबल। कब, जब बाहर के मुल्क में आपकी इनकम हो, बाहर के मुल्क में आपके एसेट्स हो, बाहर के मुल्क में खर्चे हो। सो टैक्स पेयर विल रिमेन रिकॉर्ड फॉर इंडेफिनिट पीरियड। तो 3-4 बातें बता दें दोबारा। हर टैक्स पेयर ने क्या संभाल के रखने हैं, रिकॉर्ड, लेकिन कहां, पाकिस्तान में। कमिश्नर खर्चा डिसअलाउ कर देगा अगर रिकॉर्ड गुम हो गए। अकाउंट्स और डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखा जाएगा 6 साल तक। अगर केस कोर्ट में चला गया तो फिर जब फैसला आएगा। केस कोर्ट में जाने का मतलब क्या होता है वो लिख दिया उसने। और अगर फॉरेन इनकम एसेट्स हैं तो फिर आपने रिकॉर्ड संभाल के 6 साल तक नहीं रखे, बल्कि जब तक फैसला। डिडक्शन का क्या मतलब होता है, रिडक्शन का मतलब वो होता है जो चैप्टर के रिडक्शन नॉट अलाउड होती थी वो अलाउ हो जाए तो वो रिडक्शन है। डिडक्शन मींस एनी अमाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट और P&L अकाउंट। बस किसी भी अकाउंट में जो चीज डेबिट हो रही है वो, लेकिन बैलेंस शीट नहीं लिखा उसने। बैलेंस शीट में जो डेबिट हो रही है वो तो एसेट होता है, वो खर्चा तो नहीं होता। आपको बता दें चैप्टर है सिलेबस में, पॉइंट नंबर 5, मतलब थोड़ी देर सो जाना। Commissioner may require any person to install and use electronic tax register. It will be used for purposing, storing and accessing information regarding any transaction that affects the। तो कमिश्नर अगर कहे तो कौन सा रिकॉर्ड संभाल के रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक टैक्स रजिस्टर। यानी टैक्स रजिस्टर एक संभालेंगे, उसमें सारा डाटा इलेक्ट्रॉनिकली होगा या मैनुअल होगा,
और फिर उसी में आप डाटा स्टोर करेंगे और उसी में पासवर्ड लगा के एक्सेस करेंगे ताकि कमिश्नर के लिए आके आपको ऑडिट करना आसान हो। जी, कमिश्नर आके ऑडिट करता है। प्रेस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रेस्क्राइब ये किसने प्रेस्क्राइब की हैं? प्रेस्क्राइब बाय एफबीआर। तो एफबीआर ने ये बातें प्रेस्क्राइब की हैं, रिकॉर्ड्स टू बी केप्ट। किन लोगों ने रिकॉर्ड्स रखने हैं देखते हैं जी। नंबर 1 बोले, हर टैक्स पेयर। अच्छा, ये सारी बातें आपने अकाउंटिंग की क्लास में पीआरसी में पढ़ ली थी, अभी तो ना जाए ना पढ़ने, पीआरसी में पढ़ ली, मैं भी फिर हो आता हूं। एवरी टैक्स पेयर डिराइविंग इनकम फ्रॉम, उसके लिए ये जनरल रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस मर्जी किस्म का टैक्स पेयर हो, अगर क्या कमा रहे, बिजनेस इनकम। मनी रिसीव्ड का रिकॉर्ड संभालें, इसी का तो रिकॉर्ड उसने संभालना है, भले मनी भी संभालते हैं, बल्कि लोग तो मनी रिसीव्ड का भी रिकॉर्ड संभाल के रखें और मनी जो खर्च हुई है उसका भी, और डिटेल भी बताएं कि कहां से आया पैसा, कहां गया। वो तो कैश का टी अकाउंट लिख लें, इसका मतलब है कैश का टी अकाउंट। तो कैश का टी अकाउंट मेंटेन रखें। ये जो चैप्टर है ना, इधर बैठे बैठे याद कर लेना, घर जाके खड़े होकर नहीं करना। अगर घर में जो करना हो तो किचन में जाके। सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स, फ्रिज खोल के पास बैठ के। सेल्स एंड परचेज ऑफ गुड्स एंड ऑल सर्विसेज प्रोवाइडेड एंड ऑब्टेन, सेल परचेज का रिकॉर्ड रखें। जितने एसेट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखें, जितनी लाइबिलिटीज हैं उनका। चाहे कमिश्नर आके पूछे भाई ये लाइबिलिटी क्या आपको, ये क्रेडिटर को देने हैं, ये बिजली का बिल देना है, इन केस ऑफ अ टैक्स पेयिंग एज। और अगर आपकी मंगनी हो गई है, ये हाय तो नहीं होती हमारे इलाकों में, खुश होते हैं लोग, हाय है। इन केस ऑफ अ टैक्स पेयर एंगेज इन द असेंबली, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग, माइनिंग और लाइक एक्टिविटीज। अगर तुम चीजें बना के बेच रहे हो तो फिर तुम 3 चीजों का रिकॉर्ड बताओ, मटेरियल का, लेबर का और अदर इनपुट्स क्या होते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स। पढ़ा है उसको भी, फैक्ट्री ओवरहेड्स। तो बाकी चीजों का रिकॉर्ड भी रखो। अकाउंट्स एंड डॉक्यूमेंट्स को कितने सालों तक संभाल के रखना है, लेकिन अगर कोई मसला हो गया कोर्ट में तो फिर जब तक डिसीजन ना आ जाए। Every taxpayer other than companies deriving income from business. बोलें, जिन दुकानदारों की, तो ये सारी चीजें पीआरसी में पड़ी हुई हैं, जिन दुकानदारों की बिजनेस इनकम 5 लाख तक है, यानी गरीब दुकानदार, और नए दुकानदार, जिन दुकानदारों की इनकम 5 लाख से कम है या नए दुकान खोली है, तो आपने क्या करना है, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड इनवॉइसेस। कैश मेमोस तो बहुत छोटे दुकानदार रखते हैं, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड इनवॉइसेस, यानी वो एक कॉपी प्रिंट करवाएं 500,000 सफ़ों की, उस कॉपी के ऊपर इनवॉइस का नंबर लगाओ, ये इनवॉइस नंबर 1 है, ये इनवॉइस नंबर 2 है। आप जब आए चीज खरीदने तो वो आपसे पूछे, दुकानदार जी आपने क्या खरीदना है, आप कहें जी मैंने जो है वो मैंगो का जूस खरीदना है। आप वो अंब को ऐसे करके आपको पानी डाल के, ये लें जी भाई मैंगो का जूस, तो वो मैंगो का जूस 200 रुपए का जो है उसने आपको दे दिया, तो वो एक इनवॉइस बनाएगा आपके लिए, बिल, उस पर क्या लिखेगा, डेट, और उस पर सीरियल नंबर लिखेगा। कई जगहों पे दुकानदार इनवॉइसेस इशू नहीं करते, वो फिर ये करते हैं कि एक कॉपी अपने पास रख लेते हैं, कस्टमर को नहीं देते, कैश मेमो। यानी कैश मेमो का मतलब है कि एक वो कॉपी सी होगी जिस पे लिखेगा इस बंदे को इतने की चीज बेची, इस बंदे को इतने की चीज बेची, उधार पे नहीं होगी, कैश सेल ही मिसाल के तौर पे, लेकिन वो लिखता रहेगा ताकि ईयर एंड के ऊपर अगर हुकूमत वाले पूछें तो उसको पता हो। अब ये मुझे ना कहीं कि दुकानदार नहीं रख रहे, हम तो जानते हैं दुकानदार इतना नहीं करते, वो अब हमें क्या भाई, दुकानदार नहीं कर रहे तो असूली तौर पर उनको रखना चाहिए। तो अच्छे दुकानदार इनवॉइस दे रहे हैं, और जो दुकानदार इनवॉइस नहीं देते वो लोग क्या दे देते हैं, कैश मेमो या रसीद दे देते हैं आपको, इनवॉइस की जगह रसीद, फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल। हर सेल पे आपने 3 चीजें ऑर्डर की हैं, रसीद 1 मिलेगी, फिर अगला बंदा आएगा 2 चीजें ऑर्डर की, उससे रसीद अलग मिलेगी, हर सेल पे, और रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग। इसके ऊपर दुकानदार को क्या लिखना चाहिए, टैक्स पेयर का नेम या नेम ऑफ हिज बिजनेस, अपना नाम या अपने बिजनेस का नाम लिखे, तो याद करते रहना साथ साथ, अपना एड्रेस लिखे, अपना एनटीएन नंबर लिखे, अपना
CNIC लिखे और अपना सेल्स टैक्स का रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे, ठीक है। लेकिन आमतौर पे वैसे 5 लाख से जिनकी इनकम कम होती है उनको NTA नंबर और सेल्स टैक्स वगैरह नंबर मिले ही नहीं होते, तो वो अपना नाम वगैरह भी लिख देते हैं तो काफी होता है। आगे चलें। द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ गुड्स रेंडर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। डिस्क्रिप्शन, क्या बेचा, कितना बेचा और कितने का बेचा। जब कभी ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, अगर 100 रुपए से कोई सस्ती चीज ले ले, अंकल लॉलीपॉप दे दें, होते हैं हमारी उम्र के लोग मैंने देखे जा रहे होते हैं 20 रुपए की, अंकल अंकल मुझे लॉलीपॉप, 20 रुपए, 20 रुपए निकालो, ठीक है। आप लोगों को भी कह रहे होते हैं बेटा 20 रुपए निकालो। अब फिर ऐसी सूरत में हर सफ़े पे कैश मेमो बनाना मुनासिब नहीं है। फिर ऐसा करें, एक ही सफ़े पे 4, 5, 6 सेल डाल दें, कोई मसला नहीं। असूली तौर पे कहते हैं हर नए सफ़े पे आपको लिखना चाहिए ताकि हम कभी आए तो रिकॉर्ड अच्छे तरीके से आपके देख सकें। लेकिन कहते हैं अगर ट्रांजैक्शन 100 रुपए से कम है तो 1 और मोर कैश मेमोज पर डे, आप एक ही कैश मेमो बना लें या 5-6 सेल एक सफ़े पे डालें, फिर अगला कैश मेमो बनाएं। कैश मेमो इनवॉइस नहीं होती, वो दुकानदार के पास पड़ा रह जाता है जिसमें उसने लिखा होता है कितनी सेल है। अच्छा, उसके बाद रोजाना आपको कितने पैसे आए, ये तो मेरे ख्याल से दुकानदार लिख ही रहा होगा कहीं, इतने पैसे, इतने पैसे, इतने पैसे। रोजाना कितने पैसे आए, रोजाना कितनी, रोजाना कितनी, रोजाना कितनी, सिंगल एंट्री, सिंगल, ये नहीं कि वो डबल एंट्रीज हो रही हो, डेबिट क्रेडिट टी अकाउंट बन रहे हो, कहते हैं सिंगल एंट्री रिकॉर्ड्स इन रिस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट, सेल, परचेज, वही दोबारा इन डिफरेंट हेड्स ऑफ एक्सपेंसेस। वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। कोई बंदा हाथ खड़ा करके बताए वाउचर ऑफ परचेज क्या होता है। वाउचर ऑफ परचेज, नहीं, जिस वक्त आप नेस्ले वालों से या जिस वक्त आप जो है वो क्या कहते हैं, किसी भी वो डिटर्जेंट की कोई का नाम ले लो, एरियल वालों से, किसी भी आप सर्फ एक्सेल वालों से सामान ले ना दुकानदार, तो दुकानदार उनसे बिल लेता है, उसको वो लोग इनवॉइस कहते हैं, आप भी इनवॉइस कहते हैं, क्योंकि अब आप इनवॉइस इशू नहीं कर रहे होंगे, अब आप इनवॉइस रिसीव कर रहे होंगे क्योंकि अब आप परचेज कर रहे हैं। वाउचर ये होता है कि जब आप परचेज कर लेते हैं ना तो अपने पास एक सफ़ा बनाते हैं, मैंने इस दिन फलां बंदे से इतनी चीज़ें खरीदी, ये एक सफ़ा होता है। ये आप लोगों ने इसलिए नहीं कभी ज़िंदगी में देखा होता क्योंकि ये दुकानदार अपने रिकॉर्ड के लिए बनाते हैं। आजकल तो ये सफ़ा बनना बहुत ज़रूरी हो गया हुआ है, वाउचर ऑफ परचेज, क्योंकि मुलाजमीन दुकान पे चीज़ें चोरी करते हैं, तो दुकानदार जब ट्रक ऑफलोड होता है तो इनवॉइस भी फाइल में लगाता है जो सर्फ एक्सेल वालों ने भेजी, और साथ अपने कंप्यूटर पर ही वाउचर बना लेता है। वाउचर में क्या लिखता होगा, किससे सामान खरीदा, क्या खरीदा, कितना खरीदा, ताकि जब साल के एंड पे स्टॉक गिनना शुरू करें तो फिर वो स्टॉक जो स्कैन करके कर रहे होते हैं ताकि वो काउंटिंग पे आउट ना हो, और अल्लाह का शुक्र है। तो वाउचर लिख लें, क्या होता है, दुकानदार जब परचेज इनवॉइस लेता है, दुकानदार जब परचेज इनवॉइस लेता है तो उसका रिकॉर्ड, तो उसका दुकानदार जब परचेज इनवॉइस लेता है, परचेज इनवॉइस लेता होगा ना लोगों से जिससे परचेज की चीजें, दुकानदार जब परचेज इनवॉइस लेता है तो अपने पास उसकी डिटेल लिख लेता है। अच्छा, इसको क्या कहते हैं, वाउचर। ऊपर लिख लें लफ्ज, वाउचर की डेफिनेशन है ये। दुकानदार जब परचेज इनवॉइस लेता है तो अपने पास परचेज की डिटेल लिख लेता है। चलें भाई याद करें जल्दी से, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड इनवॉइसेस इशूड। इनवॉइस कस्टमर को क्या करता होगा, इशू करता होगा। फॉर ईच सेल और ईच रसीद कंटेनिंग द फॉलोइंग। उस इनवॉइस पे बेहतर है क्या लिखें, अपना नाम, अपने बिजनेस का नाम, एड्रेस वगैरह। आपने नोट नहीं किया, कस्टमर का नाम नहीं पूछा उसने, क्योंकि छोटा दुकानदार है, कस्टमर का नाम नहीं पूछा उसने, और क्या बेचा है। इसके बाद
अगर इनवॉइसेस बनाओगे वो तो अलग अलग होंगे, क्योंकि इनवॉइस तो हर कस्टमर को अलग देनी पड़ती है। लेकिन अगर आपकी सेल 100 रुपए से कम है तो कैश मेमो तो आपका अपना सफे अपने पास पड़ा हुआ, तो फिर आप 100 रुपए से अगर आपकी कोई कम सेल कर रही है तो 20 रुपए सेल, 30 रुपए सेल, 40 रुपए सेल, एक ही सफे पे बार बार लिखते रहो, कोई मसला नहीं। और इन द एंड इन चीजों के डेली रिकॉर्ड्स रखने हैं। अब हाइलाइटर हम यूज करेंगे और सिर्फ एडिशनल चीजों को हाईलाइट करेंगे, क्योंकि आईकैप बड़े आसान सवाल इनमें से बना रहे हैं। आईकैप कहते हैं इसके और इसके में क्या फर्क है दोनों में, तो वो फर्क हम ढूंढते हैं। जरा पूरे सवाल इसलिए नहीं आईकैप डाल रहा, कोई आईकैप को पता है ये बच्चों ने रटे रुटे मार लिए हैं और ये आसान सी चीजें थी, ये तो पढ़ के याद हो जाती हैं एक दफा, तो इसलिए वो सवाल बना रहे हैं कि दोनों में से कंपैरिजन करके बताओ। अब कंपैरिजन जब करना है हमने तो वो भी आसान सी बात है, जरा मेरे साथ चलिएगा। वो बिजनेसमैन जिनकी बिजनेस इनकम 5 लाख से ज्यादा है, एंड का मतलब ये नहीं है और वो होलसेलर हो, मतलब एंड का ये है कि हर कोई बिजनेसमैन जिसकी सेल 5 लाख से ज्यादा है, या वो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, डीलर्स हैं, या कमीशन एजेंट्स हैं। ये जो लाइनें लिखी हुई है ना, इनको मैं कोई इतनी लिफ्ट नहीं करवा रहा, क्योंकि ये हमारी सबसे क्रिटिकल लाइनें हैं, और इनकी मैंने डायग्राम एक अगले सफ़े पे बनवा देनी है, जिससे सारे सिनेरियोस कवर हो जाएंगे कि सेल इतनी है तो ये करना है, इतनी है तो ये करना है। इसलिए इतनी लाइनों को मैं लिफ्ट नहीं करवा रहा। ये लाइनें इंशाल्लाह मैं आपको डिटेल से समझाऊंगा अभी, इन लाइनों का क्या मतलब है। फिलहाल आप इधर ही फोकस करें। छोटे दुकानदार कवर हो गए, आप किन की तरफ आ जाएं? बड़े दुकानदार। जहां चेंज आई मुझे रोक दीजिएगा। सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड कैश मेमोज, इनवॉइसेस, रिवीजन हो रही है, रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ, और रसीद कंटेनिंग द टैक्सपेयर नेम और द नेम ऑफ हिज एड्रेस। ये था पहले? अच्छा, एंड सेल्स, मैं बड़ा खुश, मैंने कोई चीज पकड़ ली मैंने। द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी ऑफ वैल्यू ऑफ गुड्स और सर्विसेज, एंड ये नया है तो इसको कर लें फिर हाईलाइट। इतना सही कर लें, मशा किया पूरा करना है। देखें हाईलाइटर अम्मी ने गिफ्ट किया था आपको, अबू ने गिफ्ट किया था। इन केस ऑफ अ होलसेलर, होलसेलर कौन होता है वैसे, ये आप लोगों को पता है होलसेलर कौन होते हैं? जो बड़े बड़े स्केल पर चीजें बेच रहे होते हैं रिटेलर्स को, दुकानदारों को। डिस्ट्रीब्यूटर्स, डीलर्स, ये लोग भी मैन्युफैक्चरर्स का ही काम कर रहे होते हैं। असल में गुजरात फैन वाले 1 लाख पंखा बना लेते हैं, लेकिन दुकानों पे पहुंचाने के लिए गुजरात फैन वालों को किसकी हेल्प चाहिए होती है? दुकानों पे पहुंचाने के लिए। क्योंकि गुजरात फैन वालों ने 1 लाख पंखा बनाया तो एक दुकान पे 100 पड़ा होगा, किसी और दुकान पे 150 पड़ा होगा, तो दरमियान में कौन हेल्प करेगा? और कमीशन एजेंट्स। इनके केस में वेर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000, वेर अ सिंगल सेल ट्रांजैक्शन, वेर अ सिंगल सेल ट्रांजैक्शन, जब कभी सिंगल सेल ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा है तो कस्टमर का नाम भी पूछ लेना। और याद रखिएगा, इनके कस्टमर्स यूजुअली रिटेलर्स होते हैं। ये तो पता है ना आप लोगों को, इनके कस्टमर यूजुअली कौन होते हैं? रिटेलर्स होते हैं। तो कस्टमर का नाम भी पूछ लेना और उसका पता भी पूछ लेना। तो इनवॉइस पे क्या क्या मेंशन होगा? ये सारा कुछ। चलें जी आगे। तो ये नई चीज होगी, और ये तो मेरे ख्याल से पुरानी है। वेयर ईच ट्रांजैक्शन डज नॉट एक्सीड 100 रुपया, 1 और मोर कैश मेमोस पर डे फॉर ऑल ट्रांजैक्शन। अच्छा, ये भी नहीं है ना बिल्कुल। कैश बुक तो पीछे कोई लफ्ज यूज नहीं हुआ था, उसने ना कोई आसान सा लफ्ज यूज किया था, डेली रिकॉर्ड। कैश बुक तो मेरे भाई सॉर्ट ऑफ टी अकाउंट ही बन जाता है। कैश बुक और बैंक बुक और डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स। कैश बुक और बैंक बुक को टी अकाउंट कहते हैं। या अगर टी अकाउंट नहीं बना सकते तो खैर है, डेली रिकॉर्ड तो रखो ना। किस किस का बोलें? रिसीट्स का, सेल्स का, पेमेंट्स का, परचेजेस का। सिंगल एंट्री इंस्पेक्ट ऑफ डेली रिसीट्स, सेल्स, परचेज एंड डिफरेंट शेड्स ऑफ। सिंगल एंट्री भी रख लो, कोई मसला नहीं, लेकिन ये लफ्ज ऐड करें, पूरा नहीं। ये कैश एंड बैंक बुक नहीं है, बाकी तो वही है ना, बाकी तो कॉपी पेस्ट है।
पूरी पूरी डबल एंट्रीज की जरूरत नहीं है, लेकिन कम से कम कैश बुक तो बना लो ना। इनको कहीं बनाए कैश बुक, उठाए ना, जल्दी उठाएं, इतनी देर से उठाते। जो सो के खराटे ले रहे होते हैं ना, नींद पूरी करके आदि जो है ख्वाब आने शुरू हो जाते हैं, फिर आप लोग उठाते हैं। जनरल लेजर, जनरल लेजर और एनुअल समरी थोड़ी थोड़ी गुंजाइश दे रहे, कहते हैं अगर नहीं तुम टी अकाउंट्स बना सकते तो गुंजाइश ले लो और एनुअल समरी बना लिया करो, लेकिन बेहतर क्या है, क्या बना लो, जनरल। ये पूरा ही नया पॉइंट है मुझे लग रहा है, हाँ ये तो पूरा ही नया पॉइंट है। जनरल लेजर और एनुअल समरी ऑफ सेल्स पेमेंट परचेजेस अंडर मुख्तलिफ हेड्स। असल में इसमें और इसमें पता है क्या फर्क होता है, ये होता है आपने परचेजेस वगैरह का, सेल वगैरह का कैश कितना रिसीव और पे किया है, और ये होता है आपने परचेज कितनी की है। आपको पता है परचेज और कैश परचेज में फर्क होता है, क्योंकि परचेज में कैश क्रेडिट दोनों आती हैं और वो दूसरी वाली परचेज है, तो इसलिए इधर कवर हो रहा है कैश परचेज और इधर कवर हो रहा है टोटल परचेज, इधर कवर हो रहा है कैश सेल और इधर कवर हो रहा है टोटल सेल। असल में ये छोटा सा फर्क है दोनों में। आगे चलें, वाउचर्स तो थे ऊपर भी, हाँ ये थे ना वाउचर्स ऑफ, ओहो नहीं, इसमें एक लाइन है आगे, ये लाइन नहीं है और ये तो बिल्कुल ही नहीं है। वाउचर्स ऑफ परचेजेस एंड एक्सपेंसेस, लेकिन इसमें कुछ डिटेल है। अगर आपने कहीं से सामान आपको मिला है, आपके पास आया है, तो वो आपकी परचेज है। एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन, लेकिन ये सिंगल ट्रांजैक्शन कौन सी वाली, सिंगल परचेज ट्रांजैक्शन। जब सिंगल परचेज ट्रांजैक्शन 10,000 से ज्यादा हो तो आप नाम भी पूछें और पता भी पूछें, किसका, पेई का। पेई कौन होता है, जिससे आप परचेज करें चीजें। वाउचर पे फिर ये सब कुछ लिखना पड़ेगा। और जब कभी आप चीजें खरीदने और बेचने का काम कर रहे हैं, असल में ना कई दफा आप सर्विसेज भी दे रहे होते हैं, लेकिन अगर आप चीजें खरीदने और, तो हर 3 महीने बाद इन्वेंट्री को काउंट करें। हर 3 महीने बाद क्या करें, इन्वेंट्री को काउंट करें, शोइंग कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, क्या वैल्यू है। इस बंदे ने स्टॉक का डेटा नहीं रखना, लेकिन इस बंदे ने स्टॉक का डेटा रखना है। तो मेन ये बात है इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री का डेटा भी रखें। ये किन बिजनेसमैन के लिए हो गया, जिनकी सेल, अच्छा लें जी। अब आप लोग भी आ गए, अब आप लोग भी आ गए, कौन, अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स एंड मेडिकल, कोई हाईलाइट ना करें, लीगल प्रैक्टिशनर, ऑडिटर्स, आर्किटेक्ट्स और इंजीनियर्स। ये लोग क्या रिकॉर्ड संभाल कर रखे अपने पास, बोलें, सीरियली नंबर्ड एंड डेटेड पेशेंट स्लिप। आप लोगों के पास कोई बंदा आएगा, मेरी बैलेंस शीट बनाएंगे, आप उसकी पेशेंट स्लिप बनाएंगे ना। अच्छा, इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स नहीं पेशेंट स्लिप बनाते, अच्छा फिर वो इनवॉइस बना देंगे, या रसीद फॉर ईच ट्रांजैक्शन ऑफ सेल कंटेनिंग द फॉलोइंग। आप लोगों का अपना नाम आएगा, कोई नई चीज तो नहीं आई, पेशेंट स्लिप एक नया लफ्ज था, चलें खैर है। एड्रेस, नेशनल टैक्स नंबर, CNIC एंड इफ एनी अगर है, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड। अब इसमें डिफरेंस ना निकालें, ये फुल फ्लेज ही नया आएगा, मतलब ये तो थोड़े से ये कुछ स्पेशल किस्म के लोग हैं ना, यानी स्पेशलाइज सर्विसेज जो दे रहे हैं, तो प्रोफेशनल्स कह सकते हो आप। द डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड, कह रहे होते हैं अपने आप को प्रोफेशनल, बहरहाल अल्लाह जाने। आई कैप के अक्सर जो है वो उसके अंदर आया होता है कि फलाने बंदे को हमने फारिग कर दिया है, अब वो आई कैप का मेंबर नहीं रहा क्योंकि उसने गड़बड़ की थी। डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड, और डॉक्टर्स की भी कई ऐसी आई होती हैं, डिस्क्रिप्शन, क्वांटिटी एंड वैल्यू ऑफ मेडिसिन सप्लाइड और डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट, केस क्या हुआ था, क्या है, डिटेल्स ऑफ ट्रीटमेंट इलाज में लिख लें, केस लॉयर्स वाला लिख लें, या सर्विसेज प्रोवाइड अकाउंटेंट्स वाली लिख लें, जो भी समझ तो आ ही रही है बात आपको। तो आप ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे लोगों की ऑडिट करने के बाद, आओ मैं तुम्हारी ट्रीटमेंट करूं,
तो ट्रीटमेंट तो नहीं करेंगे ना। कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड, यानी ट्रीटमेंट करते हुए बहुत ज्यादा उसके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कने की जरूरत नहीं कि उसके जख्म खोले तो मैंने उसका खून सफेद निकला अंदर से, और ये कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स आर नॉट रिक्वायर्ड। बहुत ज्यादा डिटेल्स ना देने लग जाना जब डिटेल्स ऑफ केस दे रहे हो, तो कोई ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कॉन्फिडेंशियल हो उसने, तो उसको फिर कॉन्फिडेंशियल ही रखो, पर्दा डालो। और जाते हुए पेशेंट का नाम पूछ लेना, हो सकता है वो दोबारा बीमार हो के आपके, सॉरी, तो जाते हुए पेशेंट का नाम पूछ लेना, या जिसको आपने ऑडिट करके दिया उसका भी नाम पूछ लेना, पता भी। लेकिन जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं, जिन्होंने हर गली में क्लिनिक खोले हुए हैं, वो एड्रेस ना पूछें पेशेंट का, वो बुरा मना जाते हैं। However, the condition of recording address of patient on the patient slip, ये वाली क्लॉज does not apply to general medical practitioners, ठीक है, लेकिन लिख लें, लेकिन हॉस्पिटल्स वाले एड्रेस पूछेंगे, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स ना पूछें। जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को अंडरलाइन करें ना, क्लिनिक्स वाले, वो क्लिनिक्स वो नहीं जहां से दवाइयां मिलती हैं, मतलब क्लिनिक्स एक है ना जहां से दवाइयां भी मिलती हैं, पता नहीं, फार्मेसी है एक, अच्छा, क्लिनिक्स वाले, CLINIC ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ IC, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਸੀ? अच्छा, क्लिनिक, जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर से मुराद क्लिनिक्स। और आगे लिखें, हॉस्पिटल वाले, हॉस्पिटल वाले क्या मांग सकते हैं? एड्रेस मांग सकते हैं। फिर ये ना कहिएगा नहीं मैं एड्रेस नहीं दूंगा, इलाज भी नहीं करवाऊंगा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग मेरे घर तक आ जाओगे। घर तक आ जाए डॉक्टर, हम नहीं दरवाजा खोलेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या है जी? डॉक्टर साहब हैं जी, मैं आंखें दिखाने आ रहा हूँ। कई दफ़ा फ़ोन पे कह देते हैं मैं आंखें दिखाने आ रहा हूँ, तो वो जो डॉक्टर का सेक्रेटरी होता है उसने फिर एक डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी रखी होती है। तो ये डायरी भी हॉस्पिटल्स के अंदर पड़ी होती है, डेली अपॉइंटमेंट एंड एंगेजमेंट डायरी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लाइंट्स एंड पेशेंट्स, प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शैल नॉट अप्लाई टू जनरल मेडिकल। लेकिन प्रोवाइडेड दैट का मतलब है लेकिन ये क्लॉज नहीं लगेगी क्लिनिक वालों पे। हाँ, अगर कोई अस्पताल वाले हैं तो वो फिर डायरी भी रखें। ये तो कॉपी पेस्ट है, वो ऊपर वाला डेली रिकॉर्ड ऑफ रिसीट्स और वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस। अब मोहतरम बहुत बड़े बिजनेसमैन की बात हो रही है। बोले किस बिजनेसमैन की बात हो रही है? मैन्युफैक्चरर, जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है। हाँ, इधर मैं जरूर आपको कहूंगा कि इस, असल में ये लोग बिल्कुल डिफरेंट से थे ना, इधर मैं जरूर आपको कहूंगा कि इस डब्बे में और इस डब्बे में अगर कोई डिफरेंस आपको नजर आया तो जरूर बताइएगा। ये बहुत अमीर मैन्युफैक्चरर्स हैं, होंडा एटलस कार, टोयोटा और पता नहीं कौन कौन मैन्युफैक्चरर्स विद सेल एक्सीडिंग 25 लाख। इनकी तो एक गाड़ी 25 लाख से ऊपर की होती है। तो ये बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर्स की अब बात होने लगी है जिनकी साल की सेल 25 लाख से ज्यादा है। Serial number, dated cash memos, invoice receipts for each transaction of sale containing the following text per name, name of business, address, national tax number, sales taxation number। तो नेड़े आ जाए तो नाराज क्यों आता है? नहीं मैं आज मूड नहीं। Description, quantity and where a single transaction exceeds 10,000, the name and address of customer, cash book and भाई और का लफ्ज नहीं है इधर के, तुम कोई डेली रिकॉर्ड का कोई जुगाड़ लगा लो, तुम्हारे टी अकाउंट बनाने पड़ेंगे, तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है, और वाली ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। अब तुम्हें क्या रखना पड़ेगा? बोले कैश बुक और बैंक बुक रखनी पड़ेगी और कोई चारा नहीं है इसके अलावा, और वाली ऑप्शन नहीं है। मैं लिख दूं ऐसे आगे और डैश काट दूं, और वाली ऑप्शन नहीं है तुम लोगों के पास। तुम लोगों के लिए बाइंडिंग क्या क्या रखो? कैश बुक और बैंक बुक। ये दोनों चीजें बिल्कुल नई हैं, इनको तो हाईलाइट भी कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से। क्या क्या? नहीं, सेल डे बुक कहां थी? पिछले सफे पे नहीं थी। डेटर कंट्रोल अकाउंट का टॉपिक पढ़ा हुआ है आप लोगों ने? मैं भी पढ़ाया करता था किसी जमाने में। हाँ, तो मैं तो जैसे डायरेक्ट ही कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से शुरू किया था।
हमने जो वो बचपन वाली जो काउंटिंग होती है बिल्कुल वहां से शुरू किया था। शुरू में हम आया करते थे बच्चे एक दूसरे को ये पढ़ाएंगे। तो सेल्स डे बुक एंड सेल्स लेजर, सेल्स डे बुक एंड और परचेज डे बुक एंड परचेज लेजर। आगे चलें, ये भी नई चीज मुझे तो लग रही है जनरल लेजर। ये तो नहीं तो मैं और वाली ऑप्शन नहीं है इसमें, आगे और वाली ऑप्शन नहीं है। वाउचर्स ऑफ परचेज एंड एक्सपेंसेस एंड वेयर अ सिंगल ट्रांजैक्शन एक्सीड 10,000 विद द नेम एंड एड्रेस ऑफ। आगे चलें, ये तो है ना, ये तो था, ये नहीं था, ये तो था। और आखिरी बता दें, स्टॉक रजिस्टर ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। पहले इसका नाम क्या था? ड्यूरेट टैक्स पे डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स, क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक, उसका बस रिकॉर्ड रखना है, लेकिन इसका प्रॉपर नाम आ गया इधर, स्टॉक रजिस्टर। सपोर्टेड बाय गेट इनवर्ड, कितना ट्रक रॉ मटेरियल लेके आया, टायर लेके आया और जो है लोहा लेके आया, टेप रिकॉर्डर्स लेके आया, एंड गेट आउटवर्ड, और कितनी गाड़ियां कब कब निकली हमारे गोदाम से बाहर। गेट इनवर्ड एंड गेट आउटवर्ड रिकॉर्ड्स एंड क्वार्टरली इन्वेंट्री ऑफ all items of stock, raw material, finished good, all item of stock including work in progress। work in progress इधर भूल गया था, वो इधर डाल गया, including work in progress, showing distance, quantity and value। तो ये मेरे ख्याल से इसमें गेट इनवर्ड आउटवर्ड पास भी नई चीज है और रॉ मटेरियल, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस भी नई चीज है। बाकी तकरीबन वही वाला है जो पिछले सफे वाला है। तो ये कौन से वाले बिजनेसमैन है? जो मैन्युफैक्चरर है। अच्छा, मैं 5 मिनट में ना न्यूमेरिकल असल में शुरू करना चाह रहा हूँ, तो ये इंशाल्लाह ना, अब हम न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। ये इंशाल्लाह मैं आपको कल बता दूंगा कि नए टैक्स पेयर पे 2 का 1 लगता है और होलसेलर डीलर पे 2 का 2 लगता है और डॉक्टर्स वगैरह पे इन पे 2 का 3 लगता है। ये ब्रैकेट क्यों लगा हुआ है? अच्छा हाँ, प्रोफेशनल्स हैं, इन पे 2 का 3 लगता है। इसमें थोड़ी सी ना साइंस है। 25 लाख से ज्यादा वाले, 25 लाख से कम वाले 2 का 1, 2 का 2, ये इंशाल्लाह मैं जहां से आपको देख के बता दूंगा। ये अगला सारा आप लोगों को पता है, इसलिए इसमें कोई टेंशन नहीं। सैलरी वालों ने क्या रिकॉर्ड रखना है, प्रॉपर्टी वालों ने। अगर आपने घर किराए पे दिया हुआ है तो आपने किराए का एग्रीमेंट संभाल के रखें, किराया, अगला सफा, किराया टर्मिनेट होने का एग्रीमेंट संभाल के रखें, और बोलें रसीद ऑफ रेंट रिसीव्ड याद करें। किराए का एग्रीमेंट, किराया कैंसिल होने का एग्रीमेंट, और रेंट ऑफ रसीद, जो रेंट आया उसकी रसीद संभाल के रखें। और सैलरी वाले ने क्या संभाल के रखना है? सैलरी सर्टिफिकेट इंडिकेटिंग द अमाउंट ऑफ सैलरी एंड टैक्स डिडक्टेड देयर फ्रॉम। ये सैलरी सर्टिफिकेट एम्प्लॉयर बना के देता होता है। ये सारा 15A है, आपने याद किया हुआ है। किस किस का सबूत संभाल के रखें? इंश्योरेंस प्रीमियम का, लोकल टैक्स रेट चार्ज का, ग्राउंड रेंट का, इंटरेस्ट ऑन लोन का, लीगल सर्विसेज का। बैड डेट का रिकॉर्ड क्या होता है? मतलब ये व्हाट्सएप रिकॉर्ड संभाले, बाप दे दे ना दे दे, मान जाना, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, नहीं दे रहा आगे से, तो इसका यही रिकॉर्ड होना है। अनपेड रेंट का क्या रिकॉर्ड होगा? कैपिटल गेन में याद करें, शेयर खरीदने का रिकॉर्ड, शेयर बेचने का रिकॉर्ड, जैसे प्रॉपर्टी में किराए का रिकॉर्ड, किराया खत्म होने का रिकॉर्ड, शेयर खरीदने का रिकॉर्ड, शेयर, और कमीशन वगैरह का रिकॉर्ड, एविडेंस ऑफ डिडक्शन फॉर एनी अदर कॉस्ट्स, कमीशन वगैरह, और एविडेंस ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल। तो कितनी बातें हाईलाइट करें? 3, शेयर खरीदने का रिकॉर्ड, कमीशन का रिकॉर्ड, और शेयर बेचने का रिकॉर्ड। ये आप लोगों ने पढ़े अदर सोर्स के चैप्टर में। डिविडेंड के होते हैं डिविडेंड वारंट्स, और रॉयल्टी में होता है रॉयल्टी इंटरेस्ट इनकम। अगर आप बैंक से कमा रहे हैं, क्या कमा रहे हैं? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम। तो एविडेंस एंड डिटेल ऑफ प्रॉफिट यील्डिंग डेट, इंटरेस्ट देने वाला डेट। मिसाल के तौर पे डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ये इंटरेस्ट देने वाला डेट है, यानी आपने गवर्नमेंट को उधार दिया हुआ है, गवर्नमेंट आपको उसके बदले पैसे दे रही है।
एविडेंस ऑफ इंटरेस्ट एंड टैक्स डिडक्टेड देयर ऑन, लाइक सर्टिफिकेट इन प्रेस्क्राइब्ड फॉर्म, और बैंक स्टेटमेंट दिखा दें, और अगर कोई ज़कात आपकी कटी है वो दिखा दें। वो एडजस्टमेंट नहीं हम किया करते थे, इंटरेस्ट मिला है ज़कात और टैक्स कट के, डिविडेंड मिले है ज़कात और टैक्स कट के, उनके रिकॉर्ड्स ये सारे आपको पता है। ग्राउंड रेंट भी आता था, बिल्डिंग को प्लांट एंड मशीनरी के साथ किराए पे देना होता था, और कंसिडरेशन फॉर वेकेटिंग द पोजेशन ऑफ बिल्डिंग, इसमें किराए का एग्रीमेंट और किराया कैंसिल होने का एग्रीमेंट, ये संभाल के रखें। अगर आप रिटायर हो रहे हैं और आपको पेंशन मिल रही है तो इसका एविडेंस उसने कुछ नहीं बताया, बस कोई ना कोई एविडेंस संभाल के रखें। अदर सोर्स के चैप्टर में याद है प्राइस बॉन्ड्स वगैरह आए थे, तो कितना प्राइस बॉन्ड में इनकम कमाई आपने, कितना आपका टैक्स कटा, उसका एक सर्टिफिकेट आपको मिलता है, वो संभाल के रखें। आपने जमीन सोए हुए थे, जमीन अपने खजाने उगलने लगी थी और आप छत पे पहुंच गए थे, तो इसका एग्रीमेंट हुकूमत के साथ हुआ था कि जितना सोना निकलेगा उसको 2-3 किलो हमें देंगे गवर्नमेंट, तो इसे क्या कहेंगे, एग्रीमेंट। अगर आपने जिंदगी में किसी से लोन ले लिया या गिफ्ट ले लिया या एडवांस या डिपॉजिट फॉर इशुएंस ऑफ शेयर्स, याद है ये 4 बातें, तो क्या रिकॉर्ड संभाल के रखें, सबूत संभाल के रखें, ये लोन चेक में मिला है। अगर ना सबूत संभाल के रखा, उसका इसका सबूत बैंक स्टेटमेंट होती है वैसे, अगर ना सबूत संभाल के रखा तो गवर्नमेंट वाले एज्यूम कर लेंगे कि कैश में मिला है, वो तो फिर आपके लिए भयानक हो जाएगा। क्रॉस चेक है, बैंकिंग चैनल है, सबूत संभाल के रखें। वैसे क्रॉस चेक का भी सबूत होता है, जब आप चेक फाड़ देते हैं तो थोड़ा सा पोर्शन चेक बुक का देखे कभी इधर लगा रह जाता है, उस पर आप लिख लेते हैं मैंने फलां को चेक बना के दिया था, तो चेक्स का रिकॉर्ड संभाल के रखें। और कोई भी खर्चा अगर आप करें अदर सोर्स के चैप्टर में, उसका भी रिकॉर्ड संभाल के रखें। मेरे ख्याल से अदर सोर्स के चैप्टर में हमने पढ़ा था हर किस्म का खर्चा अलाउड है, अ डिडक्शन विल बी अलाउड फॉर एनी एक्सपेंडिचर, तो खर्चों के रिकॉर्ड भी संभाल कर रखें। निकालें हम चैप्टर 18, चैप्टर बनाओ दूसरा पार्ट, हाँ बनाओ दूसरा पार्ट।